दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में जब भी बात होती है तो एक संगठन का जिक्र जरूर आता है। इस खास विश्लेषण या कहिए इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के केंद्र में काम करने वाले एक बेहद जटिल, विशाल और अक्सर चर्चा में रहने वाले संगठन की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, 1925 में महज 12 लोगों की एक छोटी सी बैठक और आज 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली एक ग्लोबल पावर। कमाल की बात तो ये है कि ये एक ऐसा संगठन है जो खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता, फिर भी भारतीय राजनीति में शायद सबसे गहरा प्रभाव रखता है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे इसके इतिहास और स्ट्रक्चर से, फिर बात करेंगे इनकी विचारधारा और योगदान की। इसके बाद उन विवादों पर भी नजर डालेंगे जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और आखिर में समझेंगे बीजेपी के साथ इनके राजनीतिक कनेक्शन को, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरू करते हैं, द रूट्स ऑफ द संघ। देखते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान एक छोटे से विचार से ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। बात है 1925 की। डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, जो उस वक्त कांग्रेस की कुछ नीतियों से, जिन्हें वो तुष्टीकरण मानते थे, काफी निराश थे, तो उन्होंने नागपुर में आरएसएस की नींव रखी। उनका मकसद एकदम साफ था, हिंदू समाज को एकजुट करना। 1930 आते आते ये विचार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1940 में, जब एमएस गोलवलकर ने कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ये मिशन मानो पूरे देश में फैल गया। अब ये लोग काम कैसे करते हैं? इनका सबसे अहम और बुनियादी तरीका है शाखा। आपने शायद अपने आसपास किसी खुले मैदान में इन्हें देखा भी हो। ये रोजाना लगने वाली बैठकें हैं, जहां फिजिकल ट्रेनिंग, खेलकूद, अनुशासन और संस्कृति पर चर्चा होती है। मतलब ग्राउंड लेवल से लोगों को जोड़ना और संगठन की नींव को मजबूत करना, यही इनका कोर तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, स्ट्रक्चर एंड मैसिव स्केल। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा जमीनी आइडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बन चुका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में इतनी शाखाएं रोजाना लग रही हैं। ये आंकड़ा अपने आप में संगठन की जबरदस्त पहुंच की गवाही देता है। और ये बैठकें काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही जाना है। लोगों के शेड्यूल के हिसाब से प्रभात यानी सुबह, संध्या और रात्रि की शाखाएं लगाई जाती हैं। अगर रोज वक्त नहीं है तो हफ्ते में एक बार मिलन और महीने में एक बार संगम का भी विकल्प होता है। इसी वजह से रोजाना करीब 50 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी दिक्कत के इनसे जुड़ पाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है, एकदम बॉटम अप अप्रोच। सबसे नीचे आती है शाखा, फिर कुछ शाखाओं को मिलाकर बनता है मंडल, उसके ऊपर खंड, फिर नगर, फिर जिला और आखिर में प्रांत। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो गांव के छोटे से मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े शहरों तक समाज के हर कोने में पहुंचने में बेहद असरदार है। देखिए, सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि आरएसएस सिर्फ एक अकेला संगठन नहीं है। पिछले कई दशकों में इन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है, जिसे संघ परिवार कहा जाता है। स्टूडेंट्स के लिए एवीवीपी है, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, एजुकेशन के लिए विद्या भारती, सोशल वर्क के लिए सेवा भारती और धर्म और संस्कृति के लिए विश्व हिंदू परिषद। इनकी पहुंच सचमुच समाज के लगभग हर तबके तक है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आइडियोलॉजी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहाँ हम देखेंगे कि संगठन के समर्थक क्या मानते हैं। उनके मुताबिक ये पूरा ढांचा एक बहुत ही मजबूत वैचारिक नींव और निस्वार्थ समाज सेवा पर टिका है। इनकी जो कोर फिलॉसफी है वो मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है अखंड भारत, यानी एक ऐसा भारत जो सांस्कृतिक रूप से बटा हुआ न हो। दूसरा है एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जिसका फोकस इंसानियत और मानव केंद्रित विकास पर है। और तीसरा है हिंदुत्व, जो राष्ट्र को एक समान सांस्कृतिक पहचान के नजरिए से दिखता है। जब बात योगदान की आती है तो समर्थक अक्सर कुछ बहुत ही ऐतिहासिक पलों का जिक्र करते हैं। उदाहरण के लिए 1954 में दादरा और नगर हवेली को आजाद कराने में स्वयंसेवकों का आगे आना, या फिर 1962 का भारत चीन युद्ध, जब इन्होंने सेना तक रसद और मदद पहुंचाई थी, जिसके लिए उन्हें 1963 की रिपब्लिक डे परेड में भी खास तौर पर बुलाया गया था।
इसके अलावा चाहे 2001 का भयानक गुजरात भूकंप हो या कोई और प्राकृतिक आपदा, स्वयंसेवक अक्सर राहत और बचाव के कामों में सबसे आगे नजर आते हैं। खैर, किसी भी विषय को पूरी तरह समझने के लिए उसका दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए भाग 4 में हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज एंड मेजर बैंड्स की, वो विवाद जिन्होंने हमेशा से जनमत को 2 हिस्सों में बांटा है। समर्थकों और आलोचकों के बीच का जो ये टकराव है वो एकदम स्पष्ट है। एक तरफ समर्थक इसे देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक अनुशासन के रक्षक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का बड़ा सीधा सा तर्क है कि ये संगठन हम बनाम वे यानी अस वर्सेस देम वाली मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और उनके हिसाब से ये हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक बहुत पुरानी और गहरी बहस आज़ादी की लड़ाई को लेकर भी है। आलोचक अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भारत छोड़ो जैसे बड़े ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में आरएसएस ने सीधे तौर पर कोई हिस्सा क्यों नहीं लिया। अब इसके जवाब में आरएसएस का अपना तर्क है। उनका कहना है कि उस वक्त उनका पूरा फोकस किसी तात्कालिक राजनीतिक विरोध पर नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए हिंदू समाज को संगठित करने और चरित्र निर्माण पर था। और सच तो ये है कि इसी वैचारिक टकराव के चलते इतिहास में इन पर 3 बार बड़े सरकारी प्रतिबंध यानी बैन भी लग चुके हैं। सबसे पहला बैन 1948 में लगा, जब एक पूर्व सदस्य ने महात्मा गांधी की दुखद हत्या कर दी थी। फिर 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तब इन पर बैन लगा, और आखिरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुए हालात के दौरान संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज के दौर में आते हैं। भाग 5, पॉलिटिक्स एंड द बीजेपी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन जो चुनाव नहीं लड़ता, वो देश के वोटिंग पैटर्न पर इतना गहरा असर डाल सकता है। देखिए, आरएसएस हमेशा से खुद को एक गैर राजनीतिक एनजीओ कहता आया है, लेकिन इनका राजनीतिक कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। भारत के कई टॉप लीडर्स को ही देख लीजिए, चाहे वो आज के प्रधानमंत्री हों या कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उन सबकी शुरुआती ट्रेनिंग, उनका अनुशासन और वैचारिक जड़ें इसी संगठन से जुड़ी हैं। खास तौर पर 1989 के अयोध्या आंदोलन के वक्त ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच विचारों की कितनी गहरी समानता है। इस पूरे डायनामिक को ना इस एक मशहूर विचार से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। राजनीतिक फैसले भले ही राजधानी में लिए जाते हों, लेकिन वैचारिक असर अक्सर संघ की संगठनात्मक जड़ों तक जाता है। बहुत से राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि अगर आप आज की भारतीय राजनीति को सच में समझना चाहते हैं, तो आपको उन सुबह सुबह लगने वाली शाखाओं में सिखाई जाने वाली बुनियादी बातों को समझना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इस खास चर्चा के अंत में आते हैं, हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है। क्या ये संगठन मुख्य रूप से सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और समाज सेवा का काम कर रहा है, या फिर ये धर्म और लोकतांत्रिक राजनीति के बीच की जो लकीर है उसे बुनियादी तौर पर धुंधला कर रहा है? इतिहास अंत में संघ की इस विशाल विरासत को किस नज़र से देखेगा? ये हमेशा से एक बहुत बड़ा विरोधाभास रहा है। इस निष्पक्ष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।